दोस्तों, बहुत से ऐसे सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जैसा कि ट्रांजिस्टर, रिलेज, हत्ता कि आपकी मोबाइल फ़ोन की बैटरी भी डीसी पर काम करती है। लेकिन हमारे यहाँ सॉकेट्स में तो एसी आता है। तो ये कंपोनेंट्स आखिर काम कैसे करते हैं? तो दोस्तों, इस एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है, जिस प्रोसेस को हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। इस काम के लिए एक सर्किट इस्तेमाल होता है जिसे हम रेक्टिफायर कहते हैं। लेकिन इसमें एक ज़रा सा ट्विस्ट है। मेरा नाम है एहतशाम अरशद है और आज हम बात करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। इसकी कंपोनेंट्स, वर्किंग, टाइप्स और वेव्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें अब ट्विस्ट क्या है? तो ट्विस्ट ये है कि रेक्टिफायर एसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट नहीं करता, बल्कि रेक्टिफायर एक ऐसा सर्किट है जो एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। सो लेट्स डिस्कस अ लिटिल अबाउट पल्सेटिंग डीसी। तो जब डीसी में करंट फ्लो की बात की जाती है तो हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करता है। इसकी वोल्टेज हमेशा यूनिफॉर्म होती है, यानी अगर 5 वोल्ट डीसी फ्लो हो रहे हैं तो वो हमेशा 5 वोल्ट ही रहेंगे। लेकिन एसी की बात करें तो इसमें करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, यानी वो कभी पॉजिटिव 5 वोल्ट हो सकता है और कभी नेगेटिव 5 वोल्ट। तो अब जो पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज होता है वो एसी की तरह फ्लक्चुएट तो करता है, मगर अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता, यानी वो एक कांस्टेंट नेचर में फ्लो करता है। तो इस नेचर को हम पल्सेटिंग डीसी कहते हैं। तो इस पल्सेटिंग को कैपेसिटर की मदद से कम किया जा सकता है। इस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन या स्मूथिंग ऑफ पल्सेटिंग डीसी कहते हैं। रेक्टिफायर की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव रेक्टिफायर। जो फुल वेव रेक्टिफायर है वो बेसिकली हाफ वेव रेक्टिफायर की लिमिटेशंस को ओवरकम करता है। फुल वेव रेक्टिफायर के कुछ मेन पॉइंट्स की बात करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो लो वोल्टेज एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल होता है। लेकिन अगर हमें स्टडी या यूनिफॉर्म डीसी वोल्टेज सप्लाई की ज़रूरत हो तो इस वक्त हम फुल वेव रेक्टिफायर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो हाफ वेव के कंपैरिजन में हायर वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो फुल वेव रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर से फ्रीक्वेंसी उसकी डबल होती है। पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो फुल वेव रेक्टिफायर की एवरेज वैल्यू हाफ वेव रेक्टिफायर से डबल होती है। फुल वेव रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर से कम रिपल प्रोड्यूस करता है, इस वजह से इसको फिल्टरिंग की ज़रूरत भी कम होती है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये रिपल क्या है। वैसे तो आप ये फ़ोटो में देख सकते हैं कि रेक्टिफाइड या पल्सेटिंग डीसी को स्मूथ या फिल्टर करने के बाद भी इसमें फ्लक्चुएशंस मौजूद होती हैं, तो इन्हीं फ्लक्चुएशंस को रिपल कहा जाता है। फुल वेव रेक्टिफायर की दो मेन टाइप्स होती हैं, एक रेक्टिफायर विद सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर और दूसरी रेक्टिफायर विद स्टैंडर्ड ट्रांसफार्मर यूजिंग 4 डायोड, जिसे हम ब्रिज रेक्टिफायर भी कहते हैं। तो पहले बात करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में। तो ब्रिज रेक्टिफायर 4 डायोड का यूज़ करके बनाया जाता है, जो कि सीरीज़ पेयर्स में होते हैं। जब करंट पास होता है तो इसे इन डायोड से होकर जाना होता है, इस वजह से इसे ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं। इसके सर्किट की कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे होती है कि एसी इनपुट जिसे हमें रेक्टिफाई करना है, इसके टर्मिनल्स को 4 डायोड के साथ कनेक्ट किया जाता है, ऐसे कि हर एक डायोड का एन टर्मिनल दूसरे डायोड के पी टर्मिनल के साथ वायर से कनेक्ट होता है। इसी तरह चारों डायोड्स के पी और एन टर्मिनल एक दूसरे के अगेंस्ट वायर से कनेक्ट होते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की, लेकिन वर्किंग समझाने से पहले आपको डायोड की वर्किंग जानना ज़रूरी होगा, वरना आपको अच्छे से समझ नहीं आएगी। तो डायोड के बारे में ज़रा बात करते हैं। तो डायोड बेसिकली एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि करंट को सिर्फ एक डायरेक्शन में फ़्लो करवाता है। तो यहाँ मैं इसके बेसिक इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताऊँगा ताकि आपको समझ आ सके। डायोड के अंदर बेसिकली एक पीएन जंक्शन होता है, जिसमें एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स होते हैं और ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी होती है, यानी इनको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। दूसरी तरफ एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी होती है, यानी कि ये
पांचवा इलेक्ट्रॉन जो इनके आउटर मोस्ट शेल में होता है उसको डोनेट कर सकते हैं। जब पीएन जंक्शन को कंबाइन किया जाता है तो एन टाइप में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप की तरफ चले जाते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से पी टाइप में नेगेटिव आयन क्रिएट होता है और एन टाइप में पॉजिटिव आयन क्रिएट होता है, जो कि पीएन जंक्शन की बॉर्डर के करीब इकट्ठे होते हैं और डिपेलेशन रीजन क्रिएट करते हैं। इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होती है इस इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से, जो कि एन टाइप से पी टाइप की तरफ होती है। अब जब इस पीएन जंक्शन को सप्लाई दी जाती है, या यूं कहें कि पी पॉजिटिव के साथ और एन नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया जाता है, तो पीएन जंक्शन के डिपेलेशन रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है, जो कि एग्जिस्टिंग फील्ड के ऑपोजिट होती है। जब भी ये दोनों फील्ड एक दूसरे के अगेंस्ट होती हैं तो डिपेलेशन रीजन की विड्थ में कमी आती है और करंट फ्लो होने लगता है। इस कंडीशन को हम फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन कहते हैं। इस तरह अगर पोलैरिटी रिवर्स कर दी जाए, यानी पी नेगेटिव के साथ और एन पॉजिटिव के साथ अटैच कर दिया जाए, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कंबाइन हो जाती है और डिपेलेशन रीजन की विड्थ बढ़ना शुरू हो जाती है। इस तरह करंट इस डायरेक्शन में फ़्लो नहीं कर पाता। इस कंडीशन को हम रिवर्स बायस्ड कंडीशन कहते हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द वर्किंग ऑफ दिस सर्किट। तो पहले बात करते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल की। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऐसा होता है कि सप्लाई का अपर टर्मिनल पॉजिटिव और लोअर टर्मिनल नेगेटिव होता है। तो जब करंट फ्लो करता है तो डायोड D3 और D4 की अरेंजमेंट कुछ इस तरह है कि P साइड नेगेटिव के साथ और N साइड पॉजिटिव के साथ अटैच हो जाती है। तो इस कंडीशन में हमारा डायोड D3 और D4 रिवर्स बायस हो जाते हैं। इसी तरह डायोड D1 और D2 का P वाला हिस्सा पॉजिटिव के साथ और N वाला हिस्सा नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो ये दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस में हो जाते हैं। इसी वजह से करंट हमारा D1 और D2 से फ्लो करने लग जाता है और हमें लोड के टर्मिनल पर पॉजिटिव हाफ साइकिल एक मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल के बारे में। इस तरह नेगेटिव हाफ साइकिल में पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है, यानी कि अपर टर्मिनल नेगेटिव जबकि लोअर टर्मिनल पॉजिटिव हो जाता है। अब की बार जब करंट फ्लो करता है तो डायोड D1 और D2 की अरेंजमेंट इस तरह होती है कि P नेगेटिव के साथ और N पॉजिटिव के साथ होता है, यानी ये दो रिवर्स बायस हो जाते हैं और डायोड D3 और D4 का P पॉजिटिव के साथ और N नेगेटिव के साथ अटैच हो जाता है और वो फॉरवर्ड बायस हो जाते हैं। इन दिस केस D3 और D4 कंडक्ट करते हैं और हमें करंट फ्लो होने लग जाता है और आउटपुट में एक और पॉजिटिव हाफ साइकिल रिसीव हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं वेव्स के बारे में। तो फर्स्ट वेव सप्लाई वोल्टेज की वेव है, यानी AC साइन वेव, जो हम इनपुट के तौर पर अप्लाई करते हैं। दूसरी वेव रेक्टिफाइड आउटपुट है, यानी हम इसे पल्सेटिंग DC भी कह सकते हैं, जो रेक्टिफाई होने के बाद मिलती है। तीसरी और चौथी वेव वोल्टेज ड्रॉप की वेव फॉर्म है, यानी ये हमें तब रिसीव होती है जब डायोड्स के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि ये वेव हमें उस वक्त मिलती है जब हमारे डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में होते हैं, यानी कि डायोड 1 और डायोड 2 नेगेटिव हाफ साइकिल में रिवर्स बायस में होते हैं और डायोड 3 और डायोड 4 पॉजिटिव हाफ साइकिल में रिवर्स बायस होते हैं। तो इन्हीं सूरत हाल में डायोड में से करंट पास नहीं होता और सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, जो हमें आउटपुट की वेव में यहाँ शो हो रहा है। इनकी वेव्स हैं हमारे पास, वो नीचे की तरफ इसलिए शो हो रही हैं क्योंकि डायोड रिवर्स बायस में कंडक्ट करता ही नहीं है। तो जो वोल्टेज हमारे पास हो रहा होता है वो सारा का सारा डायोड के क्रॉस ड्रॉप हो जाता है। तो इसी वजह से हमें जो है डाउन साइड में आउटपुट वेव्स मिलती हैं। अगली वेव हमारे पास आउटपुट करंट की है, जो हमारे पास पल्सेटिंग DC करंट है। इसके बाद अगली दो वेव्स की बात करें तो वो डायोड की करंट वेव्स हैं। ये वेव्स हमें तब मिलती हैं जब डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होते हैं, यानी कि डायोड D1 और D2 पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करते हैं और डायोड D3 और D4 नेगेटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करते हैं। तो इन्हीं दो कंडीशंस में ही
इनसे करंट फ्लो करता है और हमारे पास आउटपुट मिलती है। अब अगर इनकी वेव्स के बारे में बात करें तो ये हमें ऊपर की तरफ इसलिए मिलती हैं क्योंकि डायोड हमेशा पॉजिटिव हाफ साइकिल में फॉरवर्ड बायस्ड होता है और इसी कंडीशन में इसमें से करंट पास करता है, तो इस वजह से इनकी वेव्स हमें ऊपर की तरफ मिलती हैं। यहाँ पर एक बहुत ही अहम पॉइंट है कि फुल वेव रेक्टिफायर की फ्रीक्वेंसी हाफ वेव रेक्टिफायर के कंपैरिजन में डबल क्यों होती है। तो इसको ज़रा डिस्कस करते हैं कि पहली बात तो ये कि हमें आउटपुट में डीसी मिलता है, यानी हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो जो प्योर डीसी होता है उसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती क्योंकि वो एक कांस्टेंट स्पीड में फ़्लो करता है, तो उसका कोई पॉजिटिव या नेगेटिव हाफ साइकिल नहीं होता, इस वजह से उसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। लेकिन हम यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं वो फिल्टर्ड आउटपुट कह लें या फिर हम पल्सेटिंग डीसी कह लें, उसकी फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है क्योंकि उसमें स्टिल फ्लक्चुएशंस एग्जिस्ट करती हैं। तो अब जैसे कि हमारे पास फार्मूला है कि F = 1/T, यानी इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि अगर हमारा टाइम पीरियड हाफ होता है तो फ्रीक्वेंसी हमारी डबल हो जाएगी। तो इसी को अगर हम हमारी जो रेक्टिफाइड या पल्सेटिंग डीसी पर अप्लाई करें तो वहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास दो पॉजिटिव पीक आती हैं एक ही सेम एसी साइकिल में, यानी कि एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और दूसरा जो कि रेक्टिफाइड होके हमारे पास नीचे से ऊपर को शिफ्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो पीक्स आ गई एक ही सेम साइकिल में, तो यहाँ पर जो हमारा टाइम पीरियड है वो हमारा हाफ हुआ और हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो डबल हो गई। तो दैट्स ऑल, ये थी आज की वीडियो और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।